नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। स्वागत है आप सभी का। पूरे देश में पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का हाहाकार मचा हुआ है। देश के कोने कोने तक जहां भी धार्मिक हिंसा होती है, नाम आता है पीएफआई। इसके बावजूद वो देश में खुलेआम जलसे कर रहे हैं, उसके नेता भाषण दे रहे हैं और उनके पास से हथियार भी मिल रहे हैं। वो हथियार चलाने के ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं, सर तन से जुदा के नारे लगा रहे हैं और खतरा भी खुद पर ही बता रहे हैं। पीएफआई के कट्टरपंथी दावा करते हैं कि देश के मुसलमानों को आरएसएस और बीजेपी से सिर्फ हम लोग बचा सकते हैं, हम मुसलमानों की रक्षा के लिए हैं। अब यहां से 3-4 गंभीर सवाल उठते हैं, सुनिएगा। क्या देश के मुसलमानों पर वाकई ऐसा कोई खतरा है जिसके लिए उन्हें पीएफआई जैसी इंतहा पसंद तंजीमों की जरूरत पड़ गई है? ये केरला हाई कोर्ट के शब्द हैं। अगर पीएफआई रक्षा कर रही है तो कैसे कर रही है? देश भर में जो ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, जहां खंजर छुरे चलाने की कोचिंग हो रही है, क्या वही तरीका है देश के मुसलमानों की रक्षा करने का? इस सो कॉल्ड सेल्फ डिफेंस के लिए आखिर पैसा आता कहां से है? कहां से हो रही है फंडिंग? आपको बता दें, पटना के पीएफआई मॉड्यूल के अकाउंट में 90 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है केवल एक मॉड्यूल में। और सवाल यह है कि कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, ममता बनर्जी, चंद्रशेखर राव, ओवैसी, तमाम ऐसी पार्टियां जो कहती हैं कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है देश के अंदर और हम उनकी पैरवी कर रहे हैं, अगर पीएफआई मुसलमानों की रक्षा कर रही है तो इन पार्टियों का जॉब प्रोफाइल क्या है? आज कुरुक्षेत्र में हमारा पॉइंट यह है कि क्या देश में मुसलमानों को सुरक्षा के नाम पर पीएफआई जैसे संगठन को पनपने की आजादी मिलनी चाहिए? क्या संघ मुसलमानों के लिए खतरा और पीएफआई उनका सुरक्षा कवच बनेगा? आपको बता दें, पीएफआई पर बहुत संगीन आरोप हैं। पटना में उनका जो गैंग पकड़ा गया, उसके इरादे बहुत खतरनाक बताए जा रहे हैं। आरोपों और दावों के बीच बहस की शुरुआत पीएफआई के सबसे लेटेस्ट दावे से करते हैं। डिबेट आगे बढ़ाने से पहले आपको एक अपडेट भी दे दें कि पटना में पीएफआई के जो 2 सदस्य अतर परवेज और अरमान मलिक गिरफ्तार हुए, उन्होंने अपने मंसूबे पुलिस को बता दिए हैं। पुलिस की इंटेरोगेशन में पता चला है कि ये लोग 15,000 से ज्यादा मुसलमान नौजवानों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे चुके हैं। सोचिए, 15 से ज्यादा जिलों में इनके कैंप ऑफिस खुले हुए हैं। बिहार के पूर्णिया में हेडक्वार्टर बनाया गया था। बैंक खाते में 90 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। हथियार चलाने की ट्रेनिंग के लिए जो लड़के लाए जाते थे, उनमें से ज्यादातर अनपढ़ थे या बेरोजगार थे। केंद्र सरकार अब पीएफआई को लेकर क्या सोच रही है, यह जानने के लिए हम आपको केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की बात सुनाते हैं कि पीएफआई जो भारत में एक आतंक का माहौल बना दिया है और उनको ट्रेनिंग देने का काम हमारे बिहार से लेकर अन्य राज्यों में, पीएफआई पर अब लगता है निश्चित इन पर प्रतिबंध होना चाहिए। केंद्र के मंत्री कह रहे हैं निश्चित पीएफआई पर प्रतिबंध लगना चाहिए। इन्होंने देश में आतंक का माहौल बना रखा है। चलिए, आपको हम तमिलनाडु लेकर चलते हैं। अब से सिर्फ 20 घंटे पहले पीएफआई के जनरल सेक्रेटरी ने खुलेआम सबके सामने कहा वो हमारी आज की इस बहस को उस अंजाम तक लेकर जाता है जहां पीएफआई पर अब निर्णायक फैसले की जरूरत खड़ी है। जिस दिन पॉपुलर फ्रंट खामोश बैठी ना, बहुत सारे मुसलमानों की आवाज चली जाएगी। जिस दिन पॉपुलर फ्रंट खामोश हो गई, किसी मुसलमान का घर भी जल गया, कोई बात करने वाला नहीं रहेगा। डंके के चोट पे कहते हैं, आज भी हिम्मत से बात करने वाली इंडिया में कोई तंजीम बची है, सिर्फ और सिर्फ पॉपुलर फ्रंट बची है। एक जालिम हुक्मरान के सामने हक की बात कहना सबसे बड़ा जद्दोजहद है। चंद लोग सोचते थे क्या भाई हक की बात बोलना कौन सा बड़ा जद्दोजहद करके। आज देखो इंडिया के अंदर सबका मुंह बंद है, सबका मुंह बंद है, बड़े बड़े ऑपोजिशन का मुंह बंद है। ऐसे टाइम पर गली से लेकर हर बड़े बड़े शहर तक अगर इस बीजेपी, इस आरएसएस के जुल्म के खिलाफ बात करने वाली कोई तंजीम है, वो सिर्फ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है। बहुत हिम्मत चाहिए ये बातें बोलने के लिए। ये बातें बोलने की वजह से हमारे मेंबर्स जेल में हैं। पूरे इंडिया में मुसलमानों के अंदर भी एक मिजाज बन गया है। वो मिजाज क्या है? कहीं पर भी इंडिया में कहीं पर भी कुछ हो, पुलिस आकर कहती है, गवर्नमेंट आकर कहती है, मुसलमानों ने कहा, हमारे चंद बड़े बड़े बेवकूफ लोग, कुछ पता नहीं इंडिया में क्या चल रहा है, कुछ पता नहीं इंडिया में क्या चल रहा है, लेकिन जजमेंट पास कर देते हैं।
हमारे लोग बराबर नहीं, हमारे जो लोग पूरा प्रॉब्लम क्रिएट करते, हमारे लोगों को घर में आराम से बैठने नहीं होता क्या? ये किसी एक टेबल में प्लान होकर पूरे इंडिया के पुलिस को, पूरे इंडिया के एजेंसीज को ये ऑर्डर दिया जा रहा है कि आप इस तरीके से पॉपुलर फ्रंट को फ्रेम करो। ये आप लोगों को समझना चाहिए, ये आप लोगों को समझना है। ये डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA से आता है, डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहा है। स्टेट में कोई भी गवर्नमेंट हो, वहां पर TRS की गवर्नमेंट है, वहां पर JDU की गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट हो, लेकिन उस गवर्नमेंट के पुलिस के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रेशर होता है कि हम जिस तरीके से बोल रहे हैं उस तरीके से करो। ये अनीस अहमद हैं। अनीस अहमद जनरल सेक्रेटरी हैं PFI के। क्या दावे हैं कि PFI नहीं रही तो मुसलमानों की देश में आवाज चली जाएगी, कोई मुसलमानों की बात करने वाला नहीं रहेगा, जालिम हुक्मरान के सामने सिर्फ हम खड़े हैं। और पूरे देश में यह कहा जा रहा है कि PFI को फ्रेम करो, यानी पूरे देश के मुसलमानों के अगर कोई खैर ख्वाह है तो केवल और केवल PFI है। कौन PFI? जिसके लिए केरल हाईकोर्ट के जज कहते हैं कि ये PFI और SDPI बेहद हिंसक घटनाएं कराने वाली खतरनाक तंजीमें हैं। यह केरल हाईकोर्ट का इनके बारे में कहना था। जहां दंगा वहां नाम किसका? PFI का। लेकिन फिर भी उनका कहना यह है कि देश में अगर हम खामोश हो गए तो मुसलमानों की आवाज चली जाएगी। गौरव भाटिया जी के पास चलना चाहते हैं। आपने इनके दावे तो सुनी लिए, अब मतलब पूरे देश के मुसलमानों के ठेकेदार। नमस्कार आप सब लोगों का, पहले माफी चाहता हूं, परिचय करा दूं। गौरव भाटिया जी हमारे साथ, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। अवनीजेश अवस्थी जी हमारे साथ जुड़े हैं RSS से। डॉक्टर विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व DGP IPS हैं। डॉक्टर स्वागत है आपका। यास्मीन फारूकी जी जनरल सेक्रेटरी SDPI की। तस्लीम रहमानी साहब MPCI के, मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, एक वक्त ये भी कुछ वक्त SDPI के साथ जुड़े हुए। तो आपका ही स्वागत है जी। गौरव साहब, तो पूरे देश में मुसलमानों की ठेकेदार अब PFI बन गई है और आप पर इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि आप इन्हें फ्रेम करना चाहते हैं। सौरभ जी देखिए, हमारे लिए ये क्या कह रहे हैं ये मायने नहीं रखता है, क्योंकि इनकी खुद की क्रेडिबिलिटी नहीं है। और हम इनके लिए क्या कह रहे हैं उस पर जनता को तो विश्वास है, लेकिन शुरुआत करनी चाहिए जो बात आपने कही। जब ये लोग पकड़े गए हैं तो जो सबसे ज्यादा दुखद बात सामने आ रही है, मैं उस पर प्रकाश डालूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी का मानना है, ये सोच है कि हर भारतीय को जो रिश्ता जोड़ता है वो भारतीयता का है। मतलब किसी भी भारतीय से पूछे तो वो कहे कि भारत पहले, हिंदुस्तान पहले और उसके बाद मेरा धर्म। लेकिन ये केवल PFI का रोग नहीं है। अभी आपके चैनल पे भी कुछ पैनलिस्ट बैठे हैं, ये प्रश्न जरूर पूछिएगा और सत्य उजागर हो जाएगा कि अगर इनको चुनना हो कि पहले भारत कि पहले धर्म, तो आपको उत्तर मिल जाएगा। और यही PFI की भी सोच है, क्योंकि जो मीडिया के माध्यम से जानकारी सामने आई है, एक बुकलेट मिली है और वो बुकलेट क्या कहती है? खतरनाक बात। हम जानते हैं कि सभी धर्मों का हिंदुस्तान में कितना सम्मान है, पंथनिरपेक्ष देश है, लेकिन ये बुकलेट कहती है कि 2047 तक हम इस पंथनिरपेक्ष देश को एक इस्लामिक मुल्क बना देंगे। मेरे को एकदम ध्यान आता है कि पूरे विश्व में 56 और 57 इस्लामिक देश हैं। और सौरभ जी, जहां बहुसंख्यक मुसलमान हैं वहां पे ये मुस्लिम मुल्क बना देते हैं। जहां अल्पसंख्यक होते हैं वहां प्रयास करते हैं कि उसे मुस्लिम मुल्क बनाया जाए, लेकिन जब तक ना बने तब तक कहें कि पंथ निरपेक्षता बहुत अच्छी है। तो आज ये एक कड़वा सच है कि अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो सबसे पहले आपको भारत को सलाम करना होगा। दूसरी बात, यही PFI की घटिया सोच है कि जब लोग पकड़े गए और जो हिंसा भी कर रहे हैं, आपने बताया 15,000 लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं शस्त्र चलाने की, तो PFI एक प्रदर्शन करती है ये कहते हुए कि गिरफ्तारी क्यों हुई। इसका मतलब ये स्वीकृति देते हैं, सहयोग देते हैं, रुपए से भी, राजनीतिक भी, कि आप देश के खिलाफ ये जहर उगलो और हम आपके साथ खड़े हैं। और इसीलिए ये आवश्यक है कि जैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
कार्रवाई करी है इस जहरीले पीएफआई पे, इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो और एक एक मेंबरान को दर्द महसूस हो कि अगर देश के खिलाफ आपने एक शब्द बोला तो पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे बितानी पड़ेगी। ठीक है गौरव जी, मैं आऊंगा आगे अगले प्रश्न पर। आपने कहा कि एक एक व्यक्ति जिसने भी देश के खिलाफ बोला उसे जेल में जाना पड़ेगा। सवाल बैन का भी उठ रहा है, उस पर थोड़ी देर में मैं आता हूं यास्मीन जी से, लेकिन आपकी बातों का जवाब ले लें। और जो बातें कही जा रही हैं, जो अभी हमने सुना अनीस अहमद को कहते हुए, तो क्या मुसलमानों की रक्षा के लिए पीएफआई कोई फौज खड़ी कर रही है यास्मीन जी देश के अंदर? मुसलमानों की रक्षा करने के लिए क्या पीएफआई जो है जिले जिले में देश भर में जो है अपने सेंटर बनाएगी ट्रेनिंग देने के लिए? देखिए, पहली बात तो मुझे तो ये पता नहीं, ये तो पीएफआई वाले ही जाने कि क्या मैटर है और क्या नहीं है, मैं इस बारे में क्या कह सकती हूँ। एक कॉमन बात है, जैसे गौरव भाटिया जी ने कही उसी तरह की मैं कॉमन आदमी हूँ, मेरी एक एसडीपीआई की नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। अब पीएफआई का मसला क्या है, या वो क्या बोल रहे हैं, या ये कह रहे हैं कि क्या मसला है, ये वो जाने। पर दो तीन बातें मेरे दिमाग में ज़रूर हैं। मैंने अभी इंडिया टुडे का एक एनालिसिस देखा था जिसमें ये लिखा हुआ है कि जितने मुसलमान बाहर हैं इंडिया में, उससे भी ज़्यादा मुसलमान जेलों में हैं। तो उस पर अभी मैंने एक बहुत अच्छा शेर पढ़ा था, वो ज़रूर सुन लीजिए कि मेरा नाम इस मुल्क में मेरा कसूर है, मेरा नाम इस मुल्क में मेरा कसूर है, मुझ पर लगा हर इल्ज़ाम अब एक सबूत है। तो ये तो देख लीजिए कि मेरे पास एक और एनालिसिस है कि 11 सूरत में 11 लोग 12 साल तक जेल में रहे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उन्हें बाइज्जत बरी किया गया। तो अब मैं किस बात का क्या एनालिसिस करूं, ये मेरी समझ में नहीं आता है। बिल्कुल बैन लगना चाहिए, अब तक क्यों नहीं लगा है? अगर वो इतना ज्यादा बुरा मतलब माहौल कर चुके हैं, और तो अब तक ये सोए क्यों हुए थे? मतलब मेरा ये सवाल है। नहीं ठीक है, तो आप क्यों सबूत नहीं जुटा के इस बात से सहमत है ना कि अगर पीएफआई जो है वो हथियारों की ट्रेनिंग दे रही है और जो लोग पकड़े गए हैं बाहर के मुल्कों से उनके रिश्ते पाए जा रहे हैं, 90 लाख की फंडिंग का उन पर आरोप लग रहा है, तो ऐसे लोगों पर बैन लगना चाहिए? तो पीएफआई पर बैन लगना चाहिए अगर ये सारे मामले सब लोगों पर, बिल्कुल सब लोगों पे। जो लोग सुनिए मेरी बात, जो भी संस्थाएं, चाहे वो कोई भी हो, जो लोग हथियारों की ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो लोग मर्डर कर रहे हैं, जो पहलू खान जैसे लोगों को मार रहे हैं, जो अखलाक जैसे लोगों को मार रहे हैं, जो रगबा जैसे बच्चों को यतीम कर रहे हैं, बेटों को, उन सब के खिलाफ होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, तो देश बिल्कुल पीएफआई के खिलाफ भी होना चाहिए। बिल्कुल पीएफआई के खिलाफ भी। चलिए, ये आपने कम से कम एक साफ बात तो बोली, लेकिन आपसे मैंने पहले भी एक दिन बात की थी, आप एकदम पीएफआई से अपना नाता बिल्कुल जब तोड़ देती है ना, जब आप एकदम से कह देती हैं इससे हमारा क्या लेना देना, हम तो एसडीपीआई के हैं, वो पीएफआई के हैं। हमारे साथ यहाँ पर तस्लीम रहमानी साहब हैं। हाँ, नेचुरल है, तो बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। नहीं, मैं पूछ लेता हूँ रहमानी साहब, ये जरा पीएफआई और एसडीपीआई का क्या रिश्ता है बता दीजिए। क्या बिल्कुल दोनों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, कोई लेना देना नहीं है एक से? सौरभ, आप ये जानते हैं कि मैं चाहे टेलीविज़न के चैनल पे बैठा हूँ, चाहे सोशल मीडिया पे बैठा हूँ या पब्लिक में खड़ा हूँ, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, ना कोई कंपल्जन है मेरे लिए कि मैं झूठ बोलूँ। मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा, लेकिन गौरव भाटिया जी बहुत ही प्राउड रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बोलते हैं, उन्होंने बहुत सारी बातों का जवाब नहीं दिया। अगर हम यहाँ ये डिबेट कर रहे हैं तो इसको थोड़ा सा आइडियोलॉजिकल भी होना चाहिए, और सिर्फ डिबेट बढ़ाए डिबेट का यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। मैं पीएफआई का प्रवक्ता नहीं हूँ, इसलिए पीएफआई के बारे में उतना ही बोल सकूँगा जितना अखबारों में लिखा है या जितना कुछ मुझे अंदाज़ा है। ये देश की कॉन्स्टिट्यूशन का जो फाउंडेशन है, आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन, वो क्या है? वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कोई धर्म नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नुक्ते नज़र से ये देश का अस्तित्व धार्मिक नहीं हो सकता। वो ना इस्लामिक राष्ट्र हो सकता है, वो ना हिंदू राष्ट्र हो सकता है, और सिख क्रिश्चियन और का कोई राष्ट्र नहीं। हम सिर्फ जो एक लफ्ज़ अगर आप सेकुलर को ना भी बोले, जो बाद में ऐड हुआ, तब भी सोशलिस्ट डेमोक्रेसी तो हम है जी।
तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में धर्म आधारित ये देश नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक। और इस देश में हम ये देख रहे हैं कि धर्म आधारित के नाम पर क्या हिंदू राष्ट्र, क्या ये एक नारा इस देश में नहीं है? क्या ये चल नहीं रहा? नहीं, क्या सर। इस देश में सर, एक सर, संस्था, रहमानी साहब ऐसे क्या नहीं। एक संस्था जनरलाइज नहीं, शस्त्र पूजा नहीं कर रही है? जनरलाइज नहीं सर, जनरलाइज नहीं। मैं पीएफआई के सर माफी के साथ सुनिए सर प्लीज, आपको मैं टोक रहा हूं बीच में। पीएफआई के लोग जो पकड़े गए हैं, जिनके नाम अतहर, जलालुद्दीन, अरमान, जो सबसे पहले पकड़े गए थे बिहार के फुलवारी शरीफ में, इनके घर से पीएफआई की बुकलेट मिली है। वो बुकलेट का तो गोल है, उसके ऊपर शीर्षक लिखा हुआ है, इंडिया टुवर्ड्स 2047 इस्लामिक रूल इन इंडिया। अरे भाई, जो आदमी घोषित तौर पर अपना ये लक्ष्य लेके चल रहा है कि मुझे अगले इतने वर्षों के अंदर भारत को इस्लामिक राज बना देना है, उसके बारे में आप पहले बोलेंगे या दूसरे ने, जहां किसी संस्था ने कहा हो कि भाई हम इतने साल में हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हम भारत का संविधान बदल के हिंदू राष्ट्र कर देंगे, सेकुलर शब्द हटा देंगे? किसने कहा है ये? और ये दूसरी ओर ये संस्था तो खुलेआम इसको पहले ये खुलेआम इसका प्रचार कर रही है, या जिसने बाद में कहा उसके बारे में बोलो? देखिए, एक सेंटेंस में मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूं। आरएसएस में और पीएफआई में सिर्फ 2 डिफरेंस हैं। बहुत साफ कह रहा हूं आपके नेशनल चैनल पे, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, सिर्फ 2 डिफरेंस हैं। एक ये कि आरएसएस 98 ईयर्स पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है और पीएफआई सिर्फ 20-22 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा डिफरेंस ये है कि आरएसएस हिंदू राष्ट्र की बात करके एक धार्मिक अस्तित्व भारत को देना चाहती है और पीएफआई मुसलमानों की बात करके उसको आगे ले जाना चाहती है। यही 2 डिफरेंस है। क्या पीएफआई का गोल है भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाना? क्या इस्लामिक क्या कैलिफेट बनाना भारत में? ये पीएफआई का गोल है। बात की जा रही है, जिस डॉक्यूमेंट की बात की जा रही है, वो डॉक्यूमेंट कहां से आया है मुझे नहीं मालूम है। वो जो 7-8 पेज का नहीं हुआ करता आइडियोलॉजिकल डॉक्यूमेंट, कभी भी 7 पेज 8 पेज का नहीं हुआ करता, वो कहां से आया मुझे नहीं मालूम। लेकिन विजन 2047 को जहां तक मैं जानता हूं, वो तकरीबन 400 पेज की बुक है, बुकलेट नहीं है, बुक है, जिसका जो सर, आप किताब को छोड़ दीजिए रहमानी साहब, किताब छोड़ दीजिए। मैं आपसे ईमानदारी से पूछ रहा हूं, आपने कहा मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने किताब देखी है, वो किताब पब्लिक डोमेन में मौजूद है। मैंने वो किताब देखी है जो पुलिस ने पकड़ी है। ये बताइए, आपने दूसरी कोई मोटी किताब देखी? आप मुझे बताइए। मेरी एक बात का जवाब दे दीजिए, मैं उसके अलावा उसके बाद आप क्यों सुन लूंगा। मुझे ये बता दीजिए, क्या पीएफआई का ये गोल नहीं है कि देश में मुसलमानों की आबादी बढ़ाई जाए, चाहे कन्वर्जन के जरिए, चाहे कैसे भी, और देश के अंदर एक इस्लामिक कानून लाया जाए, या देश में मुसलमानों की बहुतायत होनी चाहिए? ये गोल है या नहीं है? स्ट्रेट। मैं 3 साल रहा हूं एसडीपीआई में, और एसडीपीआई का और पीएफआई का बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। और मुझे कभी नहीं दिखाई दी ये बात, कभी नहीं दिखाई दी। और अगर दिखाई दी होती, मैंने तो वैसे भी बहुत सारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से छोड़ा है, लेकिन दिखाई दी होती तो मैं मुखालफत भी उतनी शिद्दत से करता। इसलिए कि हमने ये माना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के बाहर हम इस मुल्क का कोई दूसरा तस्वुर नहीं रख सकते, और अगर कोई रखता है तो क्रिमिनल एक्ट है, उसको बंद होना चाहिए और बैन हो जाना चाहिए उन तमाम ऑर्गेनाइजेशन को जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के बाहर जाके कोई भी आइडियोलॉजी यहां पर। पहले जरा मैं आपकी एक बात पर यास्मीन जी से पूछ लूं। आपने कहा कोई शक नहीं कि एसडीपीआई और पीएफआई का बड़ा क्लोज कोऑर्डिनेशन है, और यास्मीन जी कह रही थी पीएफआई वाले पीएफआई जाने। यास्मीन जी, अब इनको ऐसा लगा होगा, मैं किसी के विचारों से को सहमत और असहमति थोड़ी दे सकती हूँ। उनको ऐसा लगा होगा, मेरा कहीं कोई लेना देना ही नहीं है पीएफआई से, मेरी कभी उन लोगों से कोई लेना देना ही नहीं रहा। अभी ये बिहार वाले, कैसे कह दूं? बिहार वाले हुआ होगा लेना देना। बिहार वाले प्रकरण में कोई एसडीपीआई का भी व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है क्या? यास्मीन जी जी, कोई बिहार वाले मामले में अभी दोबारा बोले, मुझे आवाज नहीं आई। जो बिहार में अभी लोग पकड़े जा रहे हैं सब पीएफआई के, इसमें मैं नेशनल, देखिए मैं फिर आपको कह रही हूँ, मैं नेशनल देखती हूँ। हाँ। मैं नेशनल देखती हूँ। मुझे लोकल डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में क्या हो रहा है मुझे इल्म नहीं है। अगर इल्म होता तो मैं जरूर बताती आपको।
अच्छा चलिए ठीक है। और अगर आप कहेंगे तो मैं फोन पे आपको बाद में पूछ के बता दूंगी। जी जरूर बता दीजिएगा, जरूर, क्योंकि ऐसी जानकारी आ रही है कि पुलिस ने एसडीपीआई के दफ्तरों पर भी रेड की है और एसडीपीआई के दफ्तरों पर भी वो बुकलेट मिली थी जिसमें 2047 तक भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जो कि पीएफआई के लोगों के यहां से मिली थी, सेम जगहों से। पूरी लीजिए, मुझे ऐसा लगता है तो जो आपको भ्रम है वो निकल जाएगा आपका। मैं तो फिलहाल कार्रवाई की बात कर रहा हूं, मैं तो पुलिस के दावे की बात कर रहा हूं। जैसा रहमानी साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनकी सुन लीजिए। हाँ, तो वो किताब किसकी है? पीएफआई की किताब है। आप मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, वो किताब पीएफआई की है क्या मैम यास्मीन जी, जिसका जिक्र तारीख अभी किया तस्लीम साहब ने? नहीं, जैसा मुझे मालूम हुआ है वो उस तरह का कोई जो आप कह रहे हो वो चीज नहीं है। वो जो मुझे मालूम है वो तो देखिए, मैं इस बात पे डिस्कस ही क्यों करूं। ये डिस्कस कोर्ट का है, पुलिस का है, आईबी का है, सारी टीम्स वहां पहुंच ही चुकी हैं, तो मेरे डिस्कस करने से फर्क क्या पड़ता है? होगा कुछ, वो पीएफआई वाला जाने, वो मेरा मसला। चले ठीक है, आप कहती रहें कि आपका पीएफआई से कोई लेना देना नहीं है, दुनिया जानती है पीएफआई और एसडीपीआई क्या है। बहरहाल इस पर आगे बहस मुझे नहीं करनी है, लेकिन क्यों जोड़ना चाहते हैं? नहीं, मैं जोड़ना नहीं चाहता, आप जुड़े हुए हैं, आप इनकार करती रहें, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बातें अदालतें कह चुकी हैं, सारी एजेंसियां कह चुकी हैं, एजेंसियां आप पर बैन लगाना चाहती हैं, मेरे कहने से बैन नहीं लगेगा। देश के केंद्रीय मंत्री चाहते हैं आप पर बैन लगे, मैं नहीं कह रहा हूं। तो फिर आरएसएस पे क्यों नहीं लगता अभी तक बैन? हाँ तो ठीक है, अगर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं खुलेआम, जिस दिन आरएसएस के लोग खुलकर ये कहने लगे कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे और उसकी डेडलाइन भी बता देंगे, उस दिन आप इस मुद्दे पर बात कीजिएगा। अरे पीएफआई कैसे कह सकता है मैडम, आपने एक बार इस चीज को कंडेम नहीं किया। 2047 तक देश को इस्लामी राष्ट्र बनाएंगे, और एक कंडेमनेशन नहीं, एक बार आपके मुंह से यह नहीं निकलता कि कैसे कर सकते हैं ये। अगर ऐसा कुछ नहीं, गलत कह रहे हैं आप, मैं बराबर बोल रही हूं कि अगर ऐसा कोई कर रहा है तो वो गलत है और उसको बिल्कुल सजा मिलना चाहिए। चलिए ठीक है। आप तो गौरव भाटिया साहब तो फरमा रहे हैं एक एक आदमी को इनका बस चले तो सारे मुसलमानों को जेल में डाल दे। अच्छा चलिए, एक बार गौरव भाटिया कमेंट, फिर मैं डीजी साहब को और अभिजीत अवस्थी जी को लाता हूं चर्चा में। गौरव भाटिया जी। देखिए सौरभ जी, यास्मीन जी हमारी बहन है, उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा 50% मुसलमान जेल में हैं। ये जो जेल जाता है वो क्रिमिनल होता है, उसका धर्म क्यों देखा जाता है? अब्दुल हमीद साहब परमवीर चक्र, इससे बड़ा तो कोई पुरस्कार होता नहीं है। वो तो जेल में नहीं गए, उनको तो भारत ने सम्मान दिया क्योंकि वो एक सैनिक थे, एक भारतीय थे, उनका धर्म नहीं देखा, उन्होंने भारत की रक्षा करी, उनको सर्वोच्च रत्न मिला। दूसरा, अब्दुल कलाम साहब हर बच्चे, हर नागरिक के आदर्श हैं, वो राष्ट्रपति रहे, इससे बड़ा पद तो भारत में है नहीं, वो जेल तो नहीं गए और उनका भी धर्म नहीं देखा, वो एक अच्छे भारतीय थे, आदर्श थे, सबको प्रोत्साहित करते थे। दिक्कत कब आती है जब यास्मीन जी ने नाम लिया रकबर खान और पहलू खान का, लेकिन ये भूल गई जब रकबर खान मारा गया था उसी दिन खेताराम भी मारा गया था। खेताराम से इनको कोई लेना देना नहीं है ना, वो जो भारतीयता का धागा है वो बड़ा कमजोर है, लेकिन जो मुसलमान होने का तार है उसमें करंट पूरा आता है। कन्हैया नाम नहीं लिया इन्होंने कन्हैया का, इनको क्या लेना देना है भाई, गर्दन काट दी, सर तन से जुदा, ठीक है, मुसलमान नहीं है, चलेगा। चंदन गुप्ता, नहीं बिल्कुल लेना देना है, त्रिलोचन महतो, दुलाल कुमार, कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं एक बात, गलत यही तो है, शांत हो जाए कि जब शंभू अगर बाहर आता है तो आपके बीच में मैं बोला नहीं था, यात्रा निकाली। अच्छा चलिए, मैं केवल एक चीज बता दूं। अच्छा गौरव बोलिएगा, मैं मैडम को एक चीज बता दूं। आप कह रही हमने एहतजाज किया इसके खिलाफ। अरे मैडम, आपकी ये पीएफआई एसडीपीआई वालों ने राजस्थान में रैली निकाली, सर तन से जुदा के नारे लगाए अलवर के बयावर में। नहीं गलत। अजमेर के बयावर में रैली निकली है, रैली सर तन से जुदा का नारा लगते हुए। उसका वीडियो दिखा देंगे? बिल्कुल नहीं। यास्मीन जी छोड़े यास्मीन जी उसका वीडियो आपको भी दिखा देंगे। जी मैं अपनी बात पूरी रैली निकली। एक मिनट बोलिए गौरव भाटिया। ये गलत बात है सौरभ जी, धन्यवाद सौरभ जी। तो मैं जो बात कह रहा था पुनः कहूंगा, ये आपने जो कहा ना कि राजस्थान में रैली निकली है, वो बोल रहे हैं, फिर आप बोलिए। बाद में एक दो मेहमानों की भी तो बारी नहीं आई, माफी चाहता हूं उनसे। गौरव जी कंप्लीट कीजिए।
ये एक स्थान पे नहीं निकली है, कई स्थान पे निकली है जहां कहा गया सर तन से जुदा। और एक शब्द, मुझे दुख इस बात का है कि बुरहान वानी के जनाजे पे लाखों इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन जब इस तरह के नारे लगाए जाते हैं तो बाहर आके मुंह तोड़ जवाब हमारे मुसलमान भाई बहन क्यों नहीं देते। मैं तो उम्मीद करूंगा देंगे। तीसरी बात मैं कहूंगा, फारूकी जी ने कहा कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। देखिए, अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएगी तो चलेगा, लेकिन जो इस्लामिक कंट्री पहुंच जाती है, यूनाइटेड नेशन पहुंच जाती है, ये जो धर्म का रिश्ता आप जोड़ लेते हैं ना, ये उचित नहीं है, इतना दूर तक नहीं जानी चाहिए। और अगर आप समय दे तो मैं तस्लीम रहमानी की बात का भी उत्तर दे दूं। सौरभ जी, मैं, गौरव जी आप दे दीजिएगा। डीजीपी साहब दरअसल हमारे साथ लिमिटेड समय के लिए हैं, उनको चंद मिनटों में जाना होगा। जरूर मैं एक कमेंट उनका और अवस्थी जी की भी अभी हमने बात नहीं सुनी है। डीडी साहब देखिए, ये तो फैसला अदालत करेगी कि कौन क्या था और क्या नहीं था, लेकिन मांग खुलकर उठने लगी है कि अब पीएफआई जैसे संगठन पर बैन लगे। पुलिस जगह जगह ऐसे प्रकोष्ठों को पकड़ रही है जो ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। खबरें आ रही हैं हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है। कोई कह रहा है 15,000 लोग ट्रेन किए जा चुके हैं। ऐसे में तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। सौरभ जी, विद्वान पैनलिस्ट को नमस्कार, आपको नमस्कार। केवल 4 वाक्य मैं केवल पुलिस के नजरिए से कहना चाहूंगा। जहां इतनी खतरनाक तैयारियां हो रही हैं, मैं पुलिस और इंटेलिजेंस का फेलियर मानता हूं। जहां इस तरीके की मजलिसें और बैठकें हो रही हैं, सिमी के पुराने अंसार आकर के लोगों का आह्वान कर रहे हैं, और एक आदमी 10 को ट्रेन करे और वो बाकी जाकर के और 10 को ट्रेन करें, एक चेन रिएक्शन पैदा करें। ये स्थिति अगर हमने नियंत्रित नहीं की, गौरव भाटिया साहब से भी मेरा आह्वान है, अगर आपने इसको प्रतिबंधित नहीं किया और इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की, ये आत्मघात से कम नहीं है। और कभी कभी कौन मुल्जिम कहता है कि मैं दोषी हूं? हर मुल्जिम कहता है कि उससे ज्यादा शरीफ ज्यादा तो कोई है ही नहीं। अरे, आपको अगर कोई शिकायत है कोर्ट में जाके कहिए कि पुलिस ने रंजिशन आपको जेल भेजा है, और जो बरी हुए हैं बेगम साहिबा, क्या वो सबूत के अभाव में बेनिफिट ऑफ डाउट में रिलीज हुए हैं? और क्या कोर्ट ने कोई परवर्स जजमेंट दिया है कि पुलिस ने रंजिशन उनको फंसाया है? और अगर कोर्ट ने कोई ऐसा जजमेंट नहीं दिया है तो ये इस तरीके का आरोप लगाना बनिस्बत इसके कि आप ये देखें कि नौजवान जराइम में क्यों मुलव्विस हो रहे हैं। और अगर जराइम में मुलव्विस हो रहे हैं, इसके ऊपर फिक्र कीजिए कि मदरसों में तालीम उम्दा दी जाए, रोजगार मिले बच्चों को, और उसके बाद जराइम से परहेज करें। तीसरी चीज, जो जेल में गया है उसके ऊपर आपके पास अपील है, लेकिन इस तरीके का शातिर दिमाग का 2047 में इस्लामिक मुक्त ये तो खैर कभी होने वाला नहीं है। 100 छोड़ दे, 10 लाख साल में भी नहीं होगा। ये अपनी खैर बना ले, वही बहुत बड़ी बात है। तीसरी चीज, पुलिस और इंटेलिजेंस को मेरा आह्वान है, गौरव भाटिया साहब से आखिरी वाक्य, आप इसका मसौदा तैयार करा करके डॉक्यूमेंटेशन करके इनको कराएं बैन। कम से कम 6 हाई कोर्ट से कहा कि इनको बैन होना चाहिए। हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? 140 करोड़ CAA एजुकेशन में बताया गया, दिल्ली दंगों में इनका हाथ बताया गया, बेंगलोर दंगे में सिर्फ आरोपी लगाते रहेंगे कुंद जहन लोगों की तरह, या हम कुछ इसके अलावा भी कुछ करेंगे? शुक्रिया जी। आपकी बात गौरव जी ने, उससे पहले अवस्थी साहब आप बताएं जरा। वो कह रहे हैं स्पष्ट तौर पर इतनी सारे सबूत और इतने सारे लोगों की गवाहियां होने के बाद भी किस बात का इंतजार है कि पीएफआई पर बैन नहीं लग रहा? देखिए सौरभ जी, एक बात तो बड़ी साफ सी है, बैन, प्रतिबंध इत्यादि की बात तो गौरव जी जवाब दे सकते हैं। वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी और बीजेपी की सरकार है, सरकार की तरफ से गौरव जी अधिकृत होंगे, मैं नहीं हूँ, मेरे पास कोई ऐसा वो नहीं है। लेकिन यास्मीन जी, अभी आपने कहा कि मैं तस्लीम अहमद रहमानी की बातों से बहुत ज़्यादा सहमत हूँ, और उन्होंने ये भी कहा कि पीएफआई और एसडीपीआई का बहुत ही क्लोज रिलेशन है। आप एसडीपीआई की सेक्रेटरी हैं, वो भी एसडीपीआई में थे, उनको बड़ा क्लोज रिलेशन समझ में आया, आपको नहीं आया। ये मेरे लिए बड़ी अजीबोगरीब बात है। तस्लीम रहमानी साहब ने तो कहा कि मैं तो हमेशा सच बोलता हूँ। आज वो क्या कहते हैं, वो कोर्ट में तो नहीं खड़े थे जहाँ कहा जाता है मैं सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आज उन्होंने उस तरीके से कुछ यहाँ पे व्यवहार किया और ये कहा सोशल मीडिया पे, वहाँ पे, यहाँ पे, सब जगह मैं सच ही बोलता हूँ। रहमानी साहब, इतनी सफाई देने की ज़रूरत नहीं थी वैसे आपको। शायद आपको लगा होगा कि ये सफाई दे के कहूँगा तभी शायद लोग विश्वास कर सकें, अदरवाइज आप पर विश्वास नहीं करते लोग। दूसरी बात, आपने कहा कि इंडिया टुडे के एनालिसिस में देखा कि इतने मुसलमान, उसमें कंप्लीट आप देखिए, आपने धर्म के आधार पर देखा, देखिए आपको ये नहीं मालूम कि कितने लाख, कितने करोड़ मुकदमे अभी लंबित पड़े हैं, कितने जो कैदी हैं उसमें कितने हिंदू हैं, कितने मुसलमान। अगर आप मुसलमान देखती हैं तो हिंदू भी देखिए, या तो आप सिर्फ कैदी की नज़र से देखिए। न्याय व्यवस्था पे कहिए कि इतने समय से उनका मुकदमा, उन पर कोई न्याय नहीं हुआ, मुझे समझ में आती बात। लेकिन जब आप उस चश्मे से
पीएफआई या एसडीपीआई के चश्मे से देख करके कहती हैं कितने मुसलमान कैदी पड़े हुए हैं, तो आप ये भी बताइए कि कितने हिंदू पड़े हुए हैं, और उसमें आपकी आंखें खुल जाएंगी। ये जो कुछ लोग जो हैं ना, कुछ जर्नलिस्ट हैं ऐसे जो हर चीज़ में जाति धर्म संप्रदाय देखने की कोशिश करते हैं, वो देखें, कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। पुलवामा में जब हमारे शहीद हुए जवान, तो एक अखबार ने, एक ऐसे जर्नलिस्ट ने कहा कि उसमें इस जाति के इतने थे, इस जाति के इतने थे, इस जाति के इतने थे। करते हैं लोग, उनको भी फंडिंग होती है बाहर से, ये भी बड़ी साफ बात है। और बहुत सारे लोगों की फंडिंग बंद हुई है, इसलिए भी है। हैरत होगी रहमानी साहब आपको कि विश्व का एक अखबार ये कहता है कि हमारे यहाँ वांट्स निकालता है कि हमारे यहाँ ज़रूरत है संवाददाताओं की, कौन किसकी, उसके लिए योग्यता क्या होगी, जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ लिख सके। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस की बात कर रहा हूँ, सिर्फ राष्ट्रीय की नहीं कर रहा हूँ। उनकी क्या ऐसी ज़रूरत है जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ लिखने के लिए अपने अखबार में उस दूर सुदूर समंदर पार जा करके, उनको क्या है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। एक बात बड़ी साफ सी है सौरभ जी, एक बात बड़ी साफ सी कह दूँ कि ये जिस तरीके से एसडीपीआई में जब रहमानी साहब थे, तो तब पीएफआई के व्यक्तियों ने हाथ काटा था केरल में, तब तो आप रहे होंगे एसडीपीआई में, या उसके पहले थे या उसके बाद थे? अच्छा, उसके बाद थे आप। अच्छा, उसके बाद थे, उसके बाद थे ना? हाँ, तो इसका मतलब पीएफआई द्वारा हाथ काटने के बाद भी आप एसडीपीआई में आए, जिसके बारे में अभी आपने कहा कि एसडीपीआई और पीएफआई का बड़ा क्लोज रिलेशन था। ये जानते समझते बूझते हुए कि पीएफआई के लोगों ने जोसेफ नाम के प्रोफेसर का हाथ काटा, ये जानते हुए आपने एसडीपीआई ज्वाइन की, और एसडीपीआई, आपको मालूम था कि पीएफआई और एसडीपीआई का बड़ा, एसडीपीआई उसका राजनीतिक एक विंग है। बड़ी साफ सी बात है, सुन लीजिए ना आप। देखिए रहमानी साहब, आप तो सच बोलते हैं, आज आपने कहा कि आप सच बोलते हैं, तो मान लीजिए ना, इसमें क्या दिक्कत है? एक बात ये आप भी कहते हैं, रहमानी साहब सुन तो लीजिए। अवस्थी जी, इसका जवाब इस बात नहीं, एक छोटी सी बात का जवाब ले लेते हैं। एक छोटी सी बात और, रहमानी साहब, आपके मन में एक बहुत बड़ा भ्रम है कि 800 साल हमने इस देश पे राज किया है। एक तो गणित आपका समझ में मुझे नहीं आता कि 800 साल कैसे वो अंग्रेजों वाला मानते होंगे आप। नहीं, कई बार कह चुके हैं आपसे, और कई बार चैनल के एंकर आपसे पूछे भाई 800 साल कैसे, और आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से भी कह चुके हैं। बात बड़ी साफ सी है कि इस समय, एक समय रहा होगा, हम भारतवर्ष गुलाम रहा, इसमें कोई बात नहीं है। और हम तो कहते हैं कि मोहम्मद गौरी के बाद से, मोहम्मद बिन कासिम से आक्रमण शुरू हुए, और उसके बाद हम लगातार परतंत्र रहे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन 1947 में जब स्वतंत्र हुए, जब 1947 में स्वतंत्र हुए, तो उसके बाद किसी को यह भ्रम नहीं रहना चाहिए कि इस देश पे हमने राज किया। सौरभ पूछे इनसे भी, ये आरएसएस, आपने इनके इंट्रोडक्शन में कहा कि आरएसएस के हैं, क्या आरएसएस इस देश को हिंदू राज बनाने के लिए? अरे भैया एक बात सुनो आप, अच्छा एक बात सुनो, एक बात सुनिए। अब आपने सवाल पूछा, जवाब लेंगे मेरे से? सौरभ आप पूछिए। अच्छा, हाँ, मैं जवाब दे रहे हैं। अरे मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनिए तो। अच्छा सुनिए तो, अच्छा सुनिए, जवाब दे रहे हैं आपको। अब मैं रहमानी साहब आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। आप एक बात बताइए कि नूपुर शर्मा के बयान पर आपके हिसाब से, और आपने ही कहा, और जो सही भी होगा, कि विश्व के 15 इस्लामिक देशों ने भारतवर्ष से पूछा। आप ये बताइए कि कन्हैया लाल की हत्या पर, काली के अपमान पर और शिवलिंग के अपमान पर दुनिया के किस देश ने पूछा कि आपने ये अपमान क्यों किया? बताइए मुझे। देखिए ये क्या देखिए, ये क्या देखिए इसमें देखिए क्या, इसमें देखिए क्या, इसमें देखिए क्या, मतलब आप ये बताइए, आप ये कहना चाहते हैं कि हिंदुओं को ही राष्ट्र है? मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो ये देखते हैं ना, जहां पर कि यूएनओ में जाएंगे और 57 हमारे राष्ट्र हैं, और ये पीएफआई का कहता है कि मुस्लिम राष्ट्र हमारी सैन्य शक्ति मिलेगी, सैन्य मदद मिलेगी। मैं इसलिए कह रहा हूं इनको ये बात। हिंदुस्तान का एक उदाहरण नहीं है हिंदुओं का जिसने विदेशी किसी पर भी आक्रमण किया हो, किसी पर भी आक्रमण किया हो। दुनिया का एक भी देश ऐसा नहीं है जिसमें कहा हो, जिसने कहा हो कि हम पर हिंदुओं ने आक्रमण किया है धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पर कहीं कोई किसी भी तरीके का धार्मिक स्थान तोड़ा हो, एक भी उदाहरण नहीं है, एक भी उदाहरण नहीं है। एक उदाहरण दे दीजिए ना आप। मैं नहीं बदलूंगा। अरे दीजिए ना आप तो। आज तो आपने कहा आज आप सच बोलेंगे। आज आपने कहा सावन का सोमवार है, सावन का सोमवार है, आज आप सच बोलेंगे, आपने कहा है।
नहीं अच्छा, नहीं, इन्होंने मैंने ये नहीं कहा नहीं, कि नहीं, साहब, मुझे एक तो बात पता बताइए, भी नहीं नहीं नहीं, कि सावन का रहमानी सोमवार साहब है। रहमानी साहब रहमानी साहब मुझे तो मालूम भी नहीं है। एक सवाल का जवाब दीजिएगा, एक सवाल का जवाब दीजिएगा। इन्होंने आपसे पूछा था, वो सवाल पहले वैलिड मेरे है। सवाल का जवाब तो मिल जाने दीजिए। बोलिए ना। आपने बहुत आपने ईमानदार पूछा, एंकर उसका है। उत्तर ये जैसा देना और चाहते मैं थे दे आपको दिया बहुत इन्होंने। पसंद करता हूं हैसियत एंकर। अरे, मेरे एक सवाल मिनट, का एक जवाब नहीं दिया इन्होंने अभी तक। पीएफआई एक वायलेंट संस्था है, ये आप जानते थे? केरल में जो वाकयात थे वो आपको मालूम थे? आप एसडीपीआई में गए, नहीं। आपकी मर्जी थी, लेकिन ये तो आप मानते हैं कि पीएफआई एक वायलेंट संस्था है? नहीं, अगर मुझे अगर नहीं, पीएफआई का के बारे में ये बात साबितशुदा होती कि वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो मैं एसडीपीआई में भी नहीं जाता। 4 साल लगे मुझे ये डिसीजन लेने में कि मैं एसडीपीआई में जाऊं या ना जाऊं, और 3 साल से ज्यादा मैं एसडीपीआई में रुक नहीं पाया। तो आपको लगा कि ये बहुत लोग, सी चीजें देखी आपको होंगी, लगा मुझे कि ये नहीं लोग लगा था। अतिवादी हैं? आपको लगा ये लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं, जैसा कि हाईकोर्ट ने कहा है? देखिए, मुझे अंदर जाने के बाद बहुत सारी चीजें अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैं बाहर आ गया। जैसे समझ गए? ये बहुत साफ कह रहा हूं। और मैं जो मेरे सवाल का जवाब आप पूछ नहीं रहे हैं, और अवजीरेश जी दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, मुझसे ये नहीं बता रहे कि हिंदू राष्ट्र बनाना आरएसएस का लक्ष्य अरे बात है सुनिए, या अरे नहीं हिंदू है। राष्ट्र बनाने का मतलब क्या है? क्या समझते हैं आप हिंदू राष्ट्र का मतलब? वो तो आप ही को बताना पड़ेगा ना। अरे हम आपका बता रहे हैं नारा है। ना, हिंदू राष्ट्र का मतलब यह है बताइए। कि जहां पर सब समान हो, जिस पर किसी दूसरे पर दैविक भौतिकता पर एक व्यक्ति दूसरे पर धर्म के आधार पर किसी को कोई अत्याचार ना कर सके, सबको अपनी धार्मिक मान्यताओं को मिलने आप का एक धार्मिक आधार राष्ट्र हो, बनाना चाहते हैं, स्वतंत्रता उसके बाद हो, कहते हैं कि- यह है। नहीं, ये इस बात का जवाब तो भागवत जी ने भी नहीं दिया था जब मैंने उनसे पूछा के था जो हालात कि हैं हिंदू उन राष्ट्र पे का अरे अर्थ जब क्या है? आपने उसको पूछ संविधान लिया, पे जब क्या अच्छा है? एक बात सुनिए, इसका जब जवाब आपने तो परम आज तक पूजनीय नहीं दिया सरसंघ गया। चालक जी से और पूछ लिया तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे संविधान हैं? पे जब आपने आप उनसे ये पूछ मान लिया रहे ना, हैं आप इस देश को जब हिंदू आपने राष्ट्र पूछ देखना लिया चाहते उनसे, हैं। जब आप ये आपने मान उनसे रहे पूछ हैं लिया ना? तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? चले आप ये समय मान रहे समय हैं कि समय नहीं? समय खत्म कि हो जाए आप उससे इस देश को पहले हिंदू जो राष्ट्र मूल बनाने के प्रश्न लिए उठा था 98 आज, साल वो ये चाहते था हैं, 98 साल कि से। क्या पीएफआई पर बैन लगाने के लिए जो मांगे उठ रही हैं, आज गिरिराज सिंह ने भी जिस बात को उठा दिया, इसको लेकर के क्या कोई सोच वो केंद्र की दसों बार सरकार कह के चुके पास गिरिराज है? सिंह जी। और ये पीएफआई दसों के जो बार कह सचिव चुके थे, योगी जी। इन्होंने ये तो साफ साफ कह रहे हैं कि सरकार से होम बैन मिनिस्ट्री नहीं की लगाएंगे, तरफ से सरकार से पूछे। पूरे देश को यह आदेश है कि पीएफआई को फंसाओ, पीएफआई के लोगों का नाम मामलों में, मुकदमों में जोड़ो। पीएफआई का की क्या बैन की तरफ बढ़ रहा है गौरव भाटिया जी? अरे भाई, योगी जी कह चुके, योगी जी लिख के कह एक चुके मिनट हैं। रहमानी जी। वो तो चीफ मिनिस्टर सौरभ है, जी, क्यों आखिर नहीं शांत लगाए? कराइए। इसका जवाब तो देना पड़ेगा। किस पर्पज से इस्तेमाल जो आप किया बोलने जा रहा दीजिए, है बोलने PFI दीजिए, की बोलने सरकार दीजिए, की बोलने तरफ से ये शांत करा बताया, लीजिए। ठीक है, एक बताया मिनट, जाए। ठीक है तस्लीम जी, बोलिए। सौरभ जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, उससे पहले मैं जो तस्लीम रहमानी जी ने कहा कुछ तथ्य उजागर करना चाहता। ये जो पीएफआई का टेरर मॉड्यूल सामने आया है, आपको मालूम है एक ये भी बात सामने आई है कि टर्की से तार जुड़े हुए हैं। तस्लीम रहमानी जी तो खुद टर्की घूम के बड़ा आए थे, चंदा लेने तो नहीं गए थे। और तस्लीम रहमानी जी इस बात से भी इनकार नहीं करेंगे कि जिस वक्त ये शाहीन बाग से चुनाव लड़े थे, एक बात आई थी कि 100-125 करोड़ रुपए की फंडिंग आई जिस पे कार्रवाई हुई और इनको वोट मिले 149, मतलब 80-90 लाख रुपए का एक वोट। और राजनीतिक हैसियत नहीं है पीएफआई एसडीपीआई की, लेकिन नष्ट करना आसान है, देश बनाना मुश्किल है। भ्रम फैला रहे हैं, आपके टेलीविजन पे बैठ शांत, के गलत शांत। बयानी से काम लिया जा रहा है। मैं झूठ का शांत, शब्द इस्तेमाल नहीं शांत करूंगा हो क्योंकि जाइए। वो मैं आपके unparliamentary बीच में नहीं बोला था। लेकिन ये गलत बयानी की शांत। जा रही है। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं, चलिए, अभी मैं आप दो कह रहे तथ्य और रख देता अगर हूं। आप सौरभ गलत जी, बयानी प्लीज। करेंगे, आप पर्सनल, यानी ये कौन सा डिबेट का अंदाज है? अच्छा चलिए, ठीक है, मैं आप अभी- कह रहे, अच्छा गौरव ये भाटिया बयान जी, देखिए, अब ये तस्लीम बयान रहमानी, आप देखिए, तस्लीम शांत रहमानी कह कराइए। रहे हैं आपने जो बातें कही हैं वो गलत हैं, वो झूठ हैं। चलिए ठीक, आप 100 करोड़ रुपए साबित कीजिए, मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको। चलिए, आप यहाँ बैठ के देश को भ्रमित करना चाहते हैं। मैं दो चीजें और सवाल तथ्य का बोल जवाब देता नहीं देना हूँ, चाहते। सुनिए। गौरव जी आप कंप्लीट अपनी कीजिए, जिम्मेदारियों से समय चला बाहर जाएगा। प्यार कर रहे हैं। मैं दूंगा, पहले मैं अपनी बात कहूंगा फिर बैठ कब लगा दूंगा, रहे? कोई और जबरदस्ती क्यों नहीं थोड़ी ना लगाया आप अभी ले तक, ये लेंगे। पूछिए। पहली बात और बता दूं एक तथ्य, जब शांत हो जाइए, राम मंदिर का मामला चल रहा था, इन्हीं तस्लीम रहमानी का वक्तव्य है, सौरभ जी निकलवा लीजिएगा, 25 लाख मुसलमान इकट्ठे हो जाएंगे अगर मैं कहूंगा तो, और हिंदुओं को मजा चखा देंगे। और दूसरी बात, अफगानिस्तान में जब तालिबान जीता तो इन्होंने कहा
हमारी जीत हुई, वी आर अरे शांत हो जाइए, आपका ट्वीट पकड़ा हुआ है मैंने हाथ में, बीजेपी के लोग प्लीज आपके सवाल शांत का जवाब शांत। नहीं दिया इन्होंने। सौरभ जी ऐसे नहीं चर्चा होगी, या तो गौरव जी ट्विटर देखिए मेरे से पास भी करिए। समय नहीं है। तस्लीम रहमान, मैं तो अपनी बात वो रखूंगा। आप जो उन पर आरोप लगा रहे हैं पर्सनली, वो कह रहे हैं गलत है, ये आप कंप्लीट कर लें, उसके बाद मुझे इनको भी 10 सेकंड देने पड़ेंगे। बोलिए। आप निकाल चलिए। दीजिए। अच्छा तस्लीम साहब, आप 10 सेकंड चुप रहेंगे तो वो 10 हाँ, सेकंड दे अपनी बात दीजिएगा, कंप्लीट दे करेंगे। दीजिएगा। वो कह रहे हैं आपके ट्वीट ही दिखा रहे हैं वो। बोलिए। ये मुझ पे डिबेट हो रही है। देखिए ये एक इनका ट्वीट है, जब तालिबान ये वहां डिबेट हो रही अफगानिस्तान में आ गया, इन्होंने लिखा दे विल नेवर सक्सीड वॉट एवर नास्टी वर्ल्ड स्पीक्स अबाउट अस बॉर्न टू विन। अगर तालिबान जीता तो ये अस में कहां से आ गए और ये कैसे जीत गए। अब मैं आता हूं कार्रवाई पे। सौरभ जी, सोलिसिटर जनरल ने सर्वोच्च न्यायालय में ये वक्तव्य दिया है कि इसके बैन पे सारे तथ्य, सारे साक्ष्य, प्रमाण इकट्ठे किए जा रहे हैं और जल्दी फैसला होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में सिद्दीकी कप्पन नामक व्यक्ति को अरेस्ट किया। अक्टूबर 2020 में 4 गिरफ्तारी हुई, अगस्त 2020 में 3 गिरफ्तारी हुई, कर्नाटका में 2 एफआईआर हुई, बीजेपी की सरकार में 19 गिरफ्तारियां हुई, दिल्ली में गिरफ्तारी हुई। लेकिन जब गिरफ्तारी होती है तो हो हल्ला कौन मचाता है? ठीक है। कांग्रेस पार्टी मचाती है। ठीक है। बाकी जो दल है मचाते हैं। ये क्या दर्शाता है कि पीएफआई के साथ इनका लेकिन आप कह रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है आपकी सरकार के साथ है। गौरव जी, समय मेरा समाप्त हो गया। झारखंड में भाजपा की सरकार थी, पीएफआई को पहली बार बैन अगर किसी ने किया था तो झारखंड की बीजेपी की सरकार ने। चलिए ठीक है, तस्लीम साहब आप बोल सकते हैं क्योंकि आप पर बात हुई। नहीं देखिए, मैं पहली चीज तो कहना चाहता हूं, ये डिबेट मेरे जात के ऊपर तो होने रही है, पीएफआई और को लेकर हो रही है, और बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग जब विषय में तर्कहीन होते हैं तो पर्सनल आक्षेप लगाते हैं, और वो आज भी गौरव भाटिया जी ने ये यहाँ पर ये हरकत की है। ठीक है। और अभी जो बता मैं सीधा सवाल ये था, पीएफआई पे बैन कब, इसका जवाब जो है बीजेपी के प्रवक्ता साहब नहीं दे रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि सॉलिसिटर जनरल जो है कोर्ट में इसका जवाब दे चुके हैं, सबूत इकट्ठे हो रहे हैं, कार्रवाई की तरफ बढ़ रही है पीएफआई। सुनते नहीं है मैं ये बात तो ये पिछले 5 साल से कह रहे हैं। मैंने सारी कार्रवाई बता दी है। और अभी आप अब अगर आप इनसे कोई डेट पूछना चाहते हैं तो वो तो मुझे नहीं लगता कि ये दे सकते हैं कि इस डेट को पीएफआई बैन हो जाएगी। बहरहाल मैं डिबेट को बीच में रोक करके आप सबका धन्यवाद करूंगा। गौरव भाटिया जी, तस्लीम रहमानी जी, अवनीजेश अवस्थी जी, यास्मीन फारूकी जी, बहुत शुक्रिया आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।